नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना दबदबा कायम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने विवादित बयान दिया, ट्रॉफी लेकर स्टेडियम छोड़ दिया। इस घटना ने पाकिस्तान की बौखलाहट और नासमझी को उजागर कर दिया। भारतीय टीम की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। नतीजा वही है कि भारत की जीत। पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पीएम मोदी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत को शर्मनाक और इतिहास में दर्ज हार याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध ही गौरव का पैमाना है तो भारत पहले ही पाकिस्तान से हार चुका है। क्रिकेट मैच में युद्ध घसीटना खेल की भावना का अपमान है। इस बयान ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हार ने वहां की राजनीतिक और खेल नेतृत्व में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। एशिया कप 2025 फाइनल में भारत से 5 विकेट से हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान एक बार फिर विवादों में है। सलमान ने न सिर्फ भारतीय टीम के नो हैंडशेक फैसले को क्रिकेट का अपमान बताया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि पूरा मैच फीस उस परिवार को दान दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी आतंकवादियों के परिवारों को मैच फीस देंगे, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया था। ऐसे में पाकिस्तान कप्तान का यह बयान उनका असली चेहरा दिखाता है। इजराइल ने गाजा पर हमला तेज कर दिए हैं और रक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने गाजा में लगभग 140 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली वायुसेना ने एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग करके सैन्य संरचनाओं और लड़ाकू परिसरों को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल की सेना ने दावा करते हुए कहा कि पिछले दिन गाजा में लगभग 140 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। सितंबर महीने के शुरू में कतर की राजधानी दोहा में हमास की वार्ता टीम पर इजराइल के हमले के बाद से गाजा में युद्ध विराम के लिए वार्ता स्थगित कर दी गई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे मध्यस्थों से कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों पर मृत्युदंड लगाने संबंधी विधेयक हम बंधकों को घर वापस लाने की अनुमति देगा। पंजाब विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सदन में पंजाब के संकट पर हुई बहस के दौरान कई अच्छे सुझाव आए हैं और विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर दोस्त की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की जान बचाई और उन्हें राशन से भरी ट्रालियां बांटी। वह उनके लिए बहुत आभारी हैं। एनडीआरएफ, भारतीय सेना और समाजसेवी संस्थाओं ने भी भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं सरहदें या सीमाएं नहीं देखती। वहीं विधानसभा में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फसलों को नुकसान हुआ है। पहले 26 से 33% के लिए 2000 प्रति एकड़ मुआवजा था, जिसे वह बढ़ाकर 10,000 रुपए कर रहे हैं और 33 से 75% के बीच 6,800 रुपए की बजाय है इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर रहे हैं। 75 से 100% नुकसान के लिए वे 6,800 रुपए की जगह 20,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कहते हैं कि रंगला पंजाब मिशन पर पैसे खर्च न किए जाएं, जबकि यह योजना वित्त मंत्रालय के अधीन है और इसकी पूरी राशि बाढ़ पीड़ितों पर खर्च होगी। सीएम मान ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है। पंजाब सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 73वें जन्म दिवस पर जनता द्वारा दान किए गए 130 किलो सोने के तोहफा दिया था। इसके बावजूद भाजपा कहते हैं कि हमने पंजाब को कंगाल बना दिया। सीएम मान ने कहा कि 3 सालों से विपक्ष का काम सिर्फ भगवंत मान को गालियां देना रह गया है। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे आज नकली विधानसभा लगा रहे हो, वैसे ही 2029 में नकली संसद भी लगानी पड़ेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वर्चुअल तीनों अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें मुजफ्फरपुर, चरपल्ली, दरभंगा, मदार और छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं और इन नई ट्रेनों से दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही पटना बक्सर, झाझा दानापुर, पटना इस्लामापुर और शेखपुरा बरगी बिहार शरीफ होते हुए नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत हुई है। विशेष रूप से शेखपुरा बरबीघा बिहार शरीफ रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन क्षेत्र के लोगों का वर्षों पुराना सपना था, जो अब साकार हो गया है। इस नई ट्रेनों के शुरू होने के बाद अब बिहार से कुल 13 अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगी, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में रेलवे विकास को नई दिशा मिल रही है।
सहारा समूह की कंपनियों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी के नीति निर्धारक समूह की संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका भी की गई है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एमबी वैली और लखनऊ में शारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाल ही में दाखिल इस याचिका पर संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों से मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपराध जांच शाखा सीआईए पुलिस ने जासूसी करने के आरोप एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आली मेवगांव निवासी 35 वर्षीय तौफीक के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में शहर थाना में केस दर्ज किया गया है। युवक पर भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को भेजने का आरोप लगा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक तौफीक भारतीय सेना की गतिविधियों और रक्षा तैयारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां व्हाट्सएप के जरिए साझा करता था। संवेदनशील जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी को भेजता था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से देशद्रोह से जुड़े कई सबूत भी बरामद किए हैं। कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार क्रेटा और स्विफ्ट कारें आमने सामने से टकरा गई और इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पांचों शवों को खिड़की काटकर बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक ये सभी माता के जागरण से लौट रहे थे और यमुनानगर के रहने वाले थे और हादसा पिंडारसी व गराड़सी गांव के बीच हुआ। मृतकों की पहचान कर ली गई है। सभी के शव एलएनजेपी अस्पताल में रखे गए हैं। इनके अलावा 5 लोग हादसे में घायल भी हुए हैं। वे सभी आनंद अस्पताल में दाखिल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों कारों के खिड़कियां काटकर अंदर बैठे 10 महिला पुरुषों को बाहर निकाला गया। लौटता मानसून मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में कहर बरपा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मराठवाड़ा में कई नदियां उफान पर हैं और फसलें बर्बाद हुई हैं। कोंकण, गोवा, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अगले 2-3 दिन गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठवाड़ा में बारिश की स्थिति और चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। बीड जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।